क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज, बताओ जो मैच बॉक्स होता है किस शेप का होता है? मैच बॉक्स क्यूबिक या क्यूबिक या मोनोक्लिनिक या ऑर्थोरोम्बिक या टेट्रागोनल? तो इसमें कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है? अ मैच बॉक्स एग्जिबिट। ओके श्वेता एंड निधि। किस पे टिक लगाओगी? हाँ, सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, पहला आंसर सही हो गया आपका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बताओ क्वेश्चन नंबर 2 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? इसमें से कौन सा है जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है? 1 2 3 एंड 4, विच वन इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? ओके श्वेता एंड निधि। हाँ वेरी गुड, बोथ आर राइट। तो सेकंड का आंसर 1 है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 इज, which of the following modes of expressing concentration is independent of temperature? इसमें टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनमें से कौन है वो? which is independent of temperature? हाँ वेरी गुड, बी इज द राइट आंसर। जिसके पास भी देखो वॉल्यूम नहीं होगा, मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट, तो इसमें वॉल्यूम नहीं है, इसीलिए ये आंसर सही है। इसमें देखो मोलैलिटी में क्या होता है, मोलैलिटी में होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। फॉर्मेलिटी भी मोलैलिटी की तरह होती है, दोनों सेम होते हैं, दोनों सेम है, बस इसमें फॉर्मूला मास यूज होता है, इसमें मोलर मास यूज हो जाता है। एंड नॉर्मेलिटी में क्या होता है, नॉर्मेलिटी में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, तो इसमें भी वॉल्यूम आएगा, तो जिसमें भी वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, और जिसमें वॉल्यूम नहीं आएगा, वेट आएगा, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इसलिए बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर इज, कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? ओके निधि एंड श्वेता, राइट। कॉपर होता है एफसीसी पैटर्न का, एफसीसी पैटर्न होगा तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो जाएगा, तो राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, 1-5। बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है इनमें से? पहला है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फॉर 0.001 m इज, ये दिया है। सेकंड इज ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू ये दे दी। तीसरा कहता है राउट्स लॉ में वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। और फोर्थ कहता है कि जो 2 सुक्रोज सॉल्यूशन होते हैं ऑफ सेम मोलैलिटी प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट सॉल्वेंट, अगर आपने सॉल्वेंट अलग अलग ले लिया तो विल हैव द सेम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। तो आपको इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग लग रहा है? विच वन इज रॉन्ग? ओके श्वेता एंड निधि। नो, निधि गलत हो गई, ठीक है, निधि इज रॉन्ग। व्हाई?
देखो कंसंट्रेशन और मोलैरिटी एक ही बात है। अगर आपको कंसंट्रेशन पूछा है तो वही मोलैरिटी होती है। तो आपको पता है पाई इज इक्वल टू CRT, और CRT को हम क्या भी कह सकते हैं, मोलैरिटी, क्योंकि क्वेश्चन में तो मोलैरिटी गिवन होगी। C मतलब कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या होता है, मोलैरिटी गिवन होती है, इसीलिए दिस वन इज द राइट। ठीक है, तो ये राइट है। ये वाला सही आंसर, डी इज द राइट। श्वेता ने सही आंसर दिया इसका, डी इज राइट। अगर आपने डिफरेंट सॉल्वेंट ले लिया तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज इक्वल टू होता है KF इंटू मोलैलिटी। अगर मोलैलिटी सबकी सेम हो गई लेकिन KF की वैल्यू सबके लिए क्या होगी, डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि डिफरेंट सॉल्वेंट है। अगर आप डिफरेंट सॉल्वेंट लोगे, जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो डिफरेंट हो जाएगी फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट। तो इसीलिए जो डेल TF है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट। तो डेल TF का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है, इसकी वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट हो जाएगी फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट। इसीलिए जो आंसर है वो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब एक पॉइंट आगे चल गई है श्वेता निधि से। अब देखते हैं कौन जीतता आज। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज द मोस्ट इजली लिक्विफेबल रेयर गैस? कौन सी जल्दी लिक्विफेबल हो जाएगी? हाँ, दोनों ने सही आंसर दिया है, जिनॉन इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि देखो हीलियम से लेके जिनॉन तक साइज क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा। जब साइज इंक्रीज होगा तो उससे क्या हो जाएगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्योंकि इसके बीच में कौन सा फोर्स है, वीक वैंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा क्या होगा, गैस किस फॉर्म में आ जाएगी, लिक्विड, यानी लिक्विफेबल मतलब लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, तो इजिली लिक्विफेबल हो जाएगी। ठीक है, इजिली क्या हो जाएगी, लिक्विफेबल गैस हो जाएगी। तो जितना साइज बढ़ेगा तो इसमें जिनॉन का साइज सबसे बड़ा है, तो इसलिए इजिली लिक्विफेबल होगी, तो आंसर इज जिनॉन। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इज हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट ऑफ आयंस इज। इसमें से कौन सा आंसर होगा हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट के लिए? SCP। ओके, निधि एंड श्वेता। हाँ, दोनों ने सही आंसर दिया है। देखो आपने पढ़ा होगा 3 डायमेंशनल वाले में, 3D में 2 पैकिंग होती है, एक होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, एक होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3D में। तो जो हेक्सागोनल होता है इसमें होता है AB 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 अरेंजमेंट, और जो CCP पैटर्न होता है इसमें होता है ABC 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 होता है। तो इसीलिए ABC ABC तो किस में होगा, CCP में हो जाएगा, और AB 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 हो जाएगा SCP में। तो क्वेश्चन पूछा आपको SCP, यानी C इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ। जनरली वो किसके डिटर्मिनेशन के लिए यूज होता है, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो किसको डिटरमाइन करता है? ओके, श्वेता एंड निधि। हाँ, मोलर मास इज द राइट आंसर, क्योंकि हर एक में मोलर मास आता है। तो क्वेश्चन में भी आपने देखा होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पूछेगा, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, और क्वेश्चन पूछेगा कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो इसीलिए मोलर मास को उसमें ज्यादातर डिनोट वो करते, कैलकुलेट करते। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट करेक्ट फॉर ओजोन? कौन सी ऐसी करेक्ट प्रॉपर्टी जो ओजोन की करेक्ट नहीं है? पहला, ये ऑक्सीडाइज करेगा लेड सल्फाइड को, दूसरा पोटेशियम आयोडाइड को, तीसरा मरकरी को ऑक्सीडाइज करेगा, और फोर्थ है इट कैन नॉट एक्ट एज ब्लीचिंग एजेंट।
ओके श्वेता, निधि, वेरी गुड, दोनों ने सही आंसर दिया है। क्योंकि जो ओजोन होता है, ओजोन क्या होता है, ओजोन जैसे आप इसे हीट करोगे, ओजोन किसमें टूटेगा, नेसेंट ऑक्सीजन में। नेसेंट ऑक्सीजन ये तुरंत दे देता है, तो नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये कौन सा एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये दूसरे को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा, वो तुरंत क्या करेगा, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा उसमें, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये सबको ऑक्सीडाइज कर सकता है। ठीक है, के आई को देखो, आई माइनस को चेंज कर देगा I2 में, ये सल्फाइड है। ठीक है, सल्फाइड में क्या होता है, S2 माइनस होता है, इससे सल्फर में चेंज हो जाएगा, तो ये इसको भी ऑक्सीडाइज करेगा, इसको भी ऑक्सीडाइज करेगा, मरकरी को भी ऑक्सीडाइज करेगा, मरकरी होता है Hg, +1 से +2 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबको ऑक्सीडाइज कर सकता है क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो इसीलिए 4th वन इज द राइट आंसर, ये प्रॉपर्टी करेक्ट नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से किसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है, इन चारों में से हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। ओके निधि एंड श्वेता, वेरी गुड, दोनों ने सही आंसर दिया है अगेन। ठीक है, देखो इसमें 3 कार्बन है तो ये पिछड़ गया, इसमें 4 कार्बन है स्ट्रेट चेन में, इसलिए ये जीत गया। इसमें 4 है लेकिन क्या है, ये ब्रांच में, तो ब्रांच होगा। हाँ ये क्या कर रही है, ये वाला कौन सा साइन बना दिया श्वेता ने, ये ब्रांच में हो जाएगा, एक CH3 ब्रांच में चला गया। अच्छा प्रोपेन 1 ऑल, ओके ओके ओके, ठीक है, और ये चला जाएगा आपका 3 CH3 एक C के साथ अटैच है, यानी बन जाएगा आपके पास 1C111, तो ये ज्यादा ब्रांच है, तो जो जितना ब्रांच होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना कम हो जाएगा, इसीलिए बी का राइट, तो यू आर राइट। ठीक है, तो आंसर आपका करेक्ट है, कौन सा आंसर, बी इज राइट, तो बी सबसे ज्यादा होगा, फिर ब्रांचिंग में सी आ जाता है, सी के बाद कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा, डी ज्यादा ब्रांच है, तो 4 कार्बन वाले कंप्लीट हो गए, अब 3 कार्बन वाला आएगा। ठीक है, तो 3 में ए आ जाएगा, तो ये इसका हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 11, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें बताओ कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटेगा, इन CH3 CH2OH which bond dissociate heterologically more readily, बहुत जल्दी कौन सा टूटेगा इनमें से। ओके निधि एंड श्वेता, हाँ वेरी गुड, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, दोनों ने सही आंसर दे दिया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन को निकालेगा और इसे तुरंत क्या करेगा, बाहर कर देगा। ठीक है, तो ये इसको यहाँ से बाहर करेगा, तो ऑक्सीजन में माइनस चार्ज आएगा, यानी ये ऑक्सीजन माइनस होगा और हाइड्रोजन यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ये वाला जो बॉन्ड है इसकी डिसोसिएट होने की या ब्रेकडाउन होने की जो टेंडेंसी वो सबसे ज्यादा होगी, इसलिए डी इज द राइट आंसर। और हेट्रोलिटिकली मतलब जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक एटम के पास चला जाएगा, उसे कहते हैं हेट्रोलिटिकली। क्वेश्चन नंबर 12, ये तो आसान है क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 12 तो बहुत आसान है आपके लिए, बताओ कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है। कौन सा इसमें से फॉल्स है, ओहो दोनों ने गलत आंसर बता दिया इसका। हाँ निधि ने सही आंसर बताया, अब इक्वल कर दिया उसने हिसाब किताब। ठीक है, दोनों का हिसाब किताब बराबर हो गया, जितने मार्क्स दोनों के थे। देखो ग्लूकोज, ग्लूकोज आपने देखा है डाइसेक्राइज, ग्लूकोज तो कैसा होता है, मोनोसेक्राइज होता है, तो पहले ही ऑप्शन गलत है, आगे तो हम देख ही नहीं सकते। ठीक है, तो
हाँ मोनो होगा, ग्लूकोज तो मोनो होता है। ठीक, तो ये जो है आपके पास ग्लूकोज मोनोसेक्राइड होता है, तो इसने पहला स्टेटमेंट ही गलत कर दिया, तो आगे देखने की जरूरत भी नहीं है हमें। बाकी स्टार्च ये सही होता है। एनोमर किसे कहते हैं? देखो एनोमर होता है अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज, उसे एनोमर कहते हैं। जब अल्फा और बीटा ग्लूकोज हो जाएगा उसे एनोमर बोल देंगे। या फिर अल्फा और बीटा फ्रक्टोज, इन दोनों पेयर को हम कहते हैं एनोमर। यहाँ पे C2 में कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगी, यहाँ पे C1 में कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती है, तो उस पेयर को हम कह देते हैं एनोमर। तो एनोमर इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बताया है। और इन्वर्टेड शुगर का मतलब क्या होता है? इन्वर्टेड शुगर का मतलब शुगर क्या है? शुगर इज सुक्रोज, C12H22O11, इसे कहते हैं शुगर या सुक्रोज। ठीक है, आप जैसे इसको हाइड्रोलाइसिस करोगे, हाइड्रोलाइसिस करने पे क्या होगा? ये बन जाता है आपके पास ग्लूकोज और दूसरा बन जाता है फ्रक्टोज। एक है ग्लूकोज और एक है फ्रक्टोज, लेकिन दोनों की क्वांटिटी बराबर होती है। अब जो ये शुगर होता है या सुक्रोज होता है, ये डेक्सट्रोरोटेटी होता है, डेक्सट्रोरोटेटी। जबकि ग्लूकोज होता है, ये होता है डेक्सट्रोरोटेटी प्लस में, और ये होता है लीवोरोटेटी माइनस में। तो इन दोनों का जो मिक्सचर बनता है फाइनली, क्योंकि देखो माइनस का ज्यादा डिग्री हो रहा है और प्लस में कम हो रहा है, तो इन दोनों का जो मिक्सचर होता है वो फाइनली लीवोरोटेटी बन जाता है। इसीलिए इस शुगर को हम कहते हैं इन्वर्टेड शुगर, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इन्वर्जन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इन्वर्जन, और दिस शुगर इज कॉल्ड इन्वर्टेड शुगर। इन्वर्टेड क्यों? क्योंकि डी फॉर्म से एल फॉर्म में चेंज होती है। तो जो इन्वर्टेड शुगर होता है इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखना है आपको कि ये सारे स्टेटमेंट वैसे भी राइट है और ये वाला रॉन्ग है। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन नंबर 13 पे बताओ। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन है, किसमें 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है? इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर? हाँ, दोनों ने सही आंसर दिया है। नाइट्रोजन होता है 15 ग्रुप का, तो 15 ग्रुप में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5। तो 5 का मतलब 1 लोन पेयर आ जाएगा, और H में 3 है तो 3 बॉन्ड पेयर आ जाएगा। ठीक है, 3 हाइड्रोजन है तो 3 में सिंगल बॉन्ड बनेगा और 1 लोन पेयर आ जाएगा। तो 3 लोन पेयर एंड 1 बॉन्ड पेयर इज आंसर इज NH3 इज द राइट आंसर। देखो अगर मैं H2O की बात करता हूँ, H2O में ये से बनेगा। ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 इसके साथ चले गए यानी 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। इसमें 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर। CO2 की बात करेंगे तो CO2 में क्या होता है? कार्बन में 4 वैलेंसी होती है, तो ये डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, तो इसको 2 बॉन्ड पेयर ही काउंट करते हैं बस। बाकी इसके पास लोन पेयर नहीं है, क्योंकि 4 के 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, और डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो या सिंगल बॉन्ड हो, से 1 ही माना जाता है, इसीलिए इसमें केवल 2 बॉन्ड पेयर होंगे। नेक्स्ट है BF3। BF3 में क्या होगा? BF3 में 3 Br हो जाएंगे। जैसे आपने देखा BF3 है तो 1f 2f 3f, और जो B होता है इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 3 होते हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और तीनों के तीनों यूज हो गए, यानी BF3 में 3 बॉन्ड पेयर, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा A। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे, 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि एल्काइल हैलाइड, अब आपको इनमें से छांटना है। इनमें 4 हैलाइड है, इनमें से कौन सा एल्काइल हैलाइड है जो आप ग्रिग्नार्ड एजेंट बना दोगे? जैसे एल्काइल हैलाइड आपने लिया कोई भी, Cl Br कुछ भी ले लो, I ले लो, आपने उसको ग्रिग्नार्ड एजेंट बनाने का मतलब उससे Mg के साथ रिएक्शन करा के उससे ग्रिग्नार्ड एजेंट बना दिया, ये ग्रिग्नार्ड एजेंट हो गया R। अब आप उसको जैसे वाटर में डालोगे तो क्या बन जाएगा? प्रोपेन बन जाएगा। प्रोप का मतलब 3 कार्बन बन जाएंगे इसमें। तो बताओ कि वो एल्काइल हैलाइड कौन सा है? निधि ने तो इसका आंसर दे दिया। अब आप ये बताओ श्वेता, इनमें से कौन सा आंसर होगा?
हाँ, दोनों ने सही आंसर दे दिया, वेरी गुड। ठीक है, दोनों का आंसर सही हो गया। इसमें क्या होता है, देखो आपने ले लिया प्रोपाइल ब्रोमाइड, तो 1 2 3 सी और बी आर। जैसे आप उसे मेटल यानी Mg के साथ रिएक्शन कराओगे, Mg कहाँ चले जाएगा, बी आर और सी के बीच में चला जाएगा, तो ये बन गया आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब जैसे आप इसे हाइड्रोलाइसिस करते हो तो जो Mg होता है उसमें प्लस चार्ज होगा, कार्बन में नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, और वाटर में क्या होता है, H प्लस और OH माइनस, तो ये OH जाएगा Mg के साथ और ये H चला जाएगा C के साथ, वो बन जाएगा 1 2 3 और यहाँ पे H लग जाएगा, तो ये बन जाता है आपके पास प्रोपेन। तो प्रोपेन फॉर्म्ड होगा, तो सीधी सी बात है प्रोपाइल ब्रोमाइड को हम आंसर लेंगे। तो बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। अब क्वेश्चन नंबर आता है 15 क्वेश्चन नंबर 15। इसमें आपको बताना है कि कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट फॉर द 3 हेलोजन ClBrI when placed in the order of their increasing electron affinity is correct। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है ClBrI को। ओके श्वेता, और अब निधि बताओ कौन सा है ये, डी है या बी है, निधि ये कहां कहां लगा रही है टिक, ये बताओ यहाँ पे ए बी सी या डी, ए। ओके, तो दोनों ने गलत आंसर बता दिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, ये कह रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में जिसकी वैल्यू सबसे कम है उसे पहले लिखना है, तो बी इज द राइट आंसर। सबसे पहले सबसे कम वैल्यू, हाँ बी होगा। ठीक, क्योंकि आई सबसे कम है, फिर बी आर, फिर सी एल, इंक्रीजिंग ऑर्डर, हाँ ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऐसे चलेगा। और फ्लोरीन आता तो कंफ्यूज कर देता आपको, अगर फ्लोरीन होता तो Cl सबसे ज्यादा होता है, फिर फ्लोरीन होता है, ध्यान रखना, फिर Br होता है, फिर I होता है। फ्लोरीन कम होता है क्लोरीन से। ठीक है, तो ये याद रखना पड़ेगा आपको। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऐसे ही क्या होता है, ऑक्सीजन कम होता है, ऑक्सीजन का तो नंबर लास्ट हो जाता है। हाँ ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे, 16। अब देखो तुम्हारी स्पीड बढ़ गई पहले से ना, यही होता है जितने क्वेश्चन ज्यादा करोगे तो स्पीड बढ़ जाती है, पहले तुम कम क्वेश्चन करते थे, अब इसी टाइम पे आप लोग ज्यादा क्वेश्चन कर देते। तो जितनी प्रैक्टिस ज्यादा करोगे, ये क्वेश्चन को 90 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो पहली बार में कम होगा, सेकंड बार में थोड़ा ज्यादा, थर्ड में, और जैसे आप सिंसियरली करोगे तो धीरे धीरे आप देखोगे कि आप पूरा पेपर 80 मिनट्स में सॉल्व कर दो। ये प्रैक्टिस होती है बस। ठीक है, इसीलिए मैं प्रैक्टिस को फोकस करता हूं ज्यादा, कि जितने और कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता उस पर लग के याद कर दो, उससे थोड़ा लर्निंग पोर्शन होता है केमिस्ट्री का। अब ये वाला क्वेश्चन ट्रिकी है थोड़ा सा। बताओ ईथर किस केस में बनता है, ईथर इज फॉर्म्ड, इथाइल अल्कोहल ले लिया आपने C2H5OH, आपने उसमें कंसंट्रेट H2SO4 मिला दिया। अब बताओ इसमें टेम्परेचर कितना रखोगे कि ये क्या बन जाए, ईथर बन जाए। इसमें कितना टेम्परेचर रखेंगे कि ईथर बन जाएगा। ओके निधि, कौन सा, सी आंसर, और श्वेता अच्छा बी है आंसर, श्वेता का ए है आंसर। देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं ABCD, अब लगाओ टिक। अच्छा श्वेता ए और निधि बी, वेरी गुड। अब निधि आ गई आगे +1 पे, ये है आपका बी इज द राइट आंसर। देखो बी में देखना आप, टेम्परेचर अगर आप बुक में देखोगे एनसीईआरटी में तो 140 + 273, क्योंकि ये डिग्री सेल्सियस में है और बुक में किस में दिया है, केल्विन में। तो इन दोनों को प्लस करोगे तो 3 + 0 का 3, 7 + 4 का 1, 11 हो जाएगा, और 2 + 1 3 + 1 4। तो जब कम टेम्परेचर होता है 413, तो बन जाता है ईथर। और अगर यही टेम्परेचर को आपने बढ़ा के 443 केल्विन कर दिया, यानी इतना कर दिया, तो ये बन जाता है एल्कीन। देखो एल्कोहल से एल्कीन भी बनता है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो जाती है।
लेकिन उसमें टेम्परेचर होना चाहिए 443 केल्विन, और उसी से क्या बन जाता है, ईथर बन जाता है सेम कंडीशन पे, बस टेम्परेचर होना चाहिए 413 केल्विन पे, इसलिए बी इज द राइट आंसर। ठीक, तो ये देखो क्वेश्चन को कैसे उसने डीप क्वेश्चन बना दिया। यही चीज आपने पढ़ी है, लेकिन इसको क्या है, थोड़ा सा उसने रोटेट कर दिया। तो इसलिए जो डीप स्टडी होती है तभी होगी जब आप उसको अप्लाई करना सीख जाओ। तो 16 का आंसर है बी। अब निधि +1 है। अब देखते हैं 17 से। 17 बताओ, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन सल्फर इज। श्वेता, ओके। निधि ए, ओके, दोनों ने सही आंसर दिया है। ठीक है, दोनों का सही आंसर है, सल्फर होता है जिसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। सीधा सा भी दिख रहा है, देखो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। 16 का मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, क्योंकि p4 हो जाएगा 4 + 2 6। तो देखो s के तो 2 फिल है लास्ट वाले, लेकिन जो p होते हैं उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, और 3 में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, तो 1 2 3 एंड 4, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज देयर। तो बी, सॉरी 17 का आंसर आपने दोनों ने सही दिया है, ए इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, ये हालांकि कोर्स में नहीं है तो इसके मार्क्स को हम काउंट नहीं करेंगे फिलहाल, लेकिन आप बायो वाले हो तो आप इसका आंसर बता सकते हो कि कौन सा आपको सही लग रहा है। द प्रोसेस बाय विच सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन टेक प्लेस बेस्ड ऑन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड। ओके, निधि और श्वेता, हाँ आप दोनों बायो वाले हो इसलिए आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। दिस इज ट्रांसलेशन इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका आंसर ट्रांसलेशन है, तो ये भी आपने सही आंसर दे दिया। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 पे। अब 19 में बताओ, फॉल्स स्टेटमेंट, इनमें से आपको कौन सा फॉल्स लग रहा है। ओके, वेरी गुड, दोनों ने सही आंसर दे दिया इस बार। विनाइल क्लोराइड, देखो विनाइल का मतलब क्या होता है, जहां पे सी डबल बॉन्ड सी होता है उसमें Cl होता है, उसे कहते हैं विनाइल। तो यहाँ पे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर होता है क्लोरीन के पास, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ डोनेट कराएगा, ये इधर से इधर चला जाता है। कार्बन में नेगेटिव, यहाँ सिंगल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर हो जाता है रेजोनेंस की वजह से। इसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड करेक्टर होता है। और जो डबल बॉन्ड होता है, आपको पता है डबल बॉन्ड क्या होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। और जबकि एल्काइल क्लोराइड का मतलब जो कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान है, डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, इसीलिए सी इज द राइट आंसर, कि जो विनाइल क्लोराइड होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है एल्काइल क्लोराइड से। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो सी इज द राइट आंसर। तो दोनों ने सही आंसर दिया इसका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। ये भी थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, इसका भी नहीं माना जाएगा आपको, फिर भी आप अपनी तरफ से आंसर दे दो अगर आपको क्या लग रहा है। जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, इलेक्ट्रिसिटी को जैसे हम पास करते हैं नियॉन गैस से लो प्रेशर में, तो कौन सा कलर से ग्लो होता है। ठीक है, तो नियॉन जो पास होगा इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्चार्ज, जो भी जैसे आपने बल्ब देखे तो बल्ब में डिस्चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होती है, तो यहाँ पे जो गैस फिल होती है ये भी आपकी ये नोबल गैस ही होती है। और जैसे आप डीजे वगैरह में देखते होंगे, जहां आप शादी में जाते होंगे, तो वहां पे भी जो रखी होती है नियॉन, यानी ऐसी गैसेस होती है जिससे अलग अलग कलर के कलर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है जो वो निधि ने और श्वेता दोनों ने मेरे ख्याल से सही दिया है, रेड इज द राइट आंसर। ये जब लो प्रेशर में अगर आप इसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में करोगे तो कौन सा कलर हो जाता है इसका, रेड कलर, ऐसे ये रेड कलर है, तो ये रेड कलर उससे ग्लो करेगी। क्वेश्चन नंबर 21 इजी है, बताओ, ये तो आपने पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 21, रेड कलर, रेड, ऑरेंज नहीं होता,
रेड हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ हेयर, नेल, हुप्स एसेट्रा आर मेड अप ऑफ, किससे मिलके बनते हैं? ओके, श्वेता ने आंसर दे दिया। निधि बताओ, व्हाट इज योर आंसर? ये तो बायो वाला ही क्वेश्चन है आपका। नेट अच्छा, हाँ ठीक है, दोनों ने सही आंसर दिया है। देखो इसमें कौन सा प्रोटीन होता है? प्रोटीन आपने बिल्कुल सही बताया है। प्रोटीन में आपके पास बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, इसमें से इसे कहते हैं फाइब्रस प्रोटीन। हाँ वो बता रही है कैरेटिन। वेरी गुड श्वेता, बिल्कुल सही कहा उसने, कैरेटिन होता है। और कैरेटिन किस में होता है? फाइब्रस प्रोटीन में। जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन में क्या होता है? प्रोटीन जो आपके पास प्रोटीन है, इस प्रोटीन में ही होगा मतलब एक हिसाब से सोचो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। एक मिनट में भी चेक कर लेता हूँ हुप्स को। हाँ, जो पैर के खुर होते हैं, जैसे उसमें जानवरों के वो नहीं होते हैं पैरों के, वो पैर के आगे के, वो जब जानवरों के आगे के देखे आपने, जब वो चलते हैं उसके आगे के पार्ट, जैसे हमारे नाखून होते हैं, ऐसे जानवरों में होते हैं। जो जानवर के पैर देखें, किसी जानवर के पैर, तो जानवर के पैर के आगे का पार्ट होता है जैसे हमारे नाखून होते हैं, ऐसे उनके पार्ट होते हैं। हाँ यही, ठीक है। तो उसमें देखा नहीं आपने, नाखून टाइप के होते हैं जो बिल्कुल क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, उसमें ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता कुछ भी, चलते हैं जिससे पैर के नीचे रखते हैं, उसी को हुप्स कह देते हैं। हाँ समझ में आ गया? तो उस हुप्स हुप्स में, नेल्स में, हेयर में क्या होता है? ये प्रोटीन होता है। प्रोटीन में फाइब्रस प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन होता है, इसमें होता है केराटिन। तो केराटिन का एग्जांपल है ये, अल्फा केराटिन का एग्जांपल है तीनों। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर। आप क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 पे। 22 होता है अल्कोहल विच गिव्स रेड कलर विद विक्टर मेयर टेस्ट। जो विक्टर मेयर टेस्ट होता है ये डिफरेंशिएट करता है प्राइमरी अल्कोहल को, सेकेंडरी अल्कोहल को और टर्सरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए हम ये टेस्ट को यूज करते, इसे कहते हैं विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट, ठीक है, विक्टर मेयर टेस्ट इन तीनों को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज होता है। ठीक, तो अब इसमें से बताओ किसके साथ ये रिएक्शन करके रेड कलर देगा? ओके निधि, श्वेता। ओके श्वेता, फिर 1 मार्क्स और कम हो गई, अब 2 मार्क्स की लीड आ गई है निधि के पास। देखो अगर ये प्राइमरी के साथ जाता है तो इसमें आता है रेड कलर, प्राइमरी, ये देखो ये प्राइमरी है। अगर ये सेकेंडरी के साथ जाता है, देखो सेकेंडरी के साथ कौन सा कलर आएगा? यही वाला कलर आता है, ब्लू। और ये टर्सरी है, दिस इज टर्सरी, तो टर्सरी के साथ कौन सा कलर आता है? नो कलर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको अभी मैं आपको इसका रिएक्शन भी बताऊंगा आगे क्या क्या रिएक्शन होती है, लेकिन कलर से कैसे पहचानेंगे? जो प्राइमरी होगा इसमें आता है रेड कलर, सेकेंडरी में आता है ब्लू कलर और टर्सरी में आता है नो कलर। तो इस तरीके से आप इसको विक्टर मेयर टेस्ट से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आंसर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये आपने, निधि ने 2 मार्क्स की लीड ले ली है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 पे। कौन सा एलिमेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स अकर इन फ्री स्टेट? कौन सा ऐसा एलिमेंट है इनमें से जो बिल्कुल फ्रीली अकर होगा इन नेचर? निधि, ओके श्वेता। ओ नो, अब तो पीछे हो गई, अब और ज्यादा। अब 3 मार्क्स की लीड आ गई है किसके पास? निधि के पास। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस कितनी होती है? 78% होती है नेचर में। तो ये नेचर में कैसे हुई? क्योंकि किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करती है, कोई इसको रिएक्शन नहीं कर पाता, नाइट्रोजन को, अनरिएक्टिव गैस होती है, तभी तो नेचर में ज्यादा है। ठीक है, तो नेचर में सबसे ज्यादा कौन है? नाइट्रोजन गैस।
तो फ्री स्टेट में कौन रहेगी? नाइट्रोजन गैस रहेगी, बाकी नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए तो नाइट्रोजन गैस नेचर में क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि ये क्या होती है? अनरिएक्टिव होती है। आपने बायो वाले हो, आप लोगों को पता है कि नाइट्रोजन को फिक्सेशन करना पड़ता है, इसको फिक्सिंग करनी पड़ती है, तब जाके प्लांट बड़ी मुश्किल से नाइट्रोजन को इनटेक कर पाते, लेकिन डायरेक्टली नहीं कर पाते। डायरेक्टली नाइट्रोजन को कोई भी प्लांट नहीं इनटेक नहीं कर पाता है। ठीक है, तभी तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा अमाउंट में होती है एटमॉस्फेयर में, नहीं तो और भी गैसेस होती। तो नाइट्रोजन का रीजन ये होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 24 में, क्वेश्चन नंबर 24 फीडल क्राफ्ट, देखो ये लिखा है एसाइलेशन बिसाइड AlCl3, यानी AlCl3 तो है, इसके अलावा बताओ इनमें से और कौन सा होगा जिसमें हम कह सकते हैं, इन दोनों में से बता दो कौन सा होगा। फीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, बताओ इन दोनों में से कौन सा होगा? फीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, निधि का टिक नहीं दिख रहा है अभी ढंग से पूरा। ओके, अब श्वेता, अच्छा ऑप्शन नहीं दिख रहे आपको, एक मिनट। अब देखना ए और बी, फीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, अच्छा सी और डी में से नहीं है, बस इन दोनों में से चेक कर लो, बस इन दोनों में से एक आंसर है। फीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में दो और नीचे है, लेकिन वो, अच्छा दोनों ने सेम आंसर दे दिया और दोनों का आंसर गलत होता है इसके साथ ही। एसाइल ग्रुप कौन सा होता है? एसाइल, एसाइल ये देखो ACYL एसाइल होता है, ये CH3CO ग्रुप, और ये होता है एल्काइल ग्रुप, इसे कहते हैं एल्काइलेशन। ये क्या होता है? फीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और ये होता है CH3CO ग्रुप, होता है एसाइल ग्रुप, इसीलिए इसे कहते हैं एसाइलेशन। हाँ, अब जश्न मना रही है, मनाओ निधि, बहुत बढ़िया, पटाखे फोड़ो दो चार। ठीक है, तो रिज्वाइन करना है सेम आईडी पे, टाइम खत्म हो गया, रिज्वाइन करो सेम आईडी।